जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। आगाज़ करते हैं बच्चों। कल जो हमने काम किया था ये इतना लंबा चौड़ा, ये हमने जो टी काउंट सीखे थे, जो जनरल सीखी थी, इनके ऊपर अब इनकी एप्लीकेशन करते हैं कि कोई क्वेश्चन पिक करते हैं और उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर रहे होंगे। कोई एक आधा क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा, अब वो आप परफॉर्म कर लेंगे, प्लस क्लास वर्क वाला क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या होगा आपका, क्लास वर्क वाला क्वेश्चन। एक चीज़ ख़ास तौर पे बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, जब आप नए नए होते हैं ना किसी भी चीज़ के अंदर, तो जो सी चीज़ सिखाई गई हो उसको लाजमी तौर पर परफॉर्म करें। जब आप सीनियर हो गए हों और आपको बड़ा पक्का पता चल जाए, हाँ ये वाला साल तो हो गया, मसला कोई नहीं है, ये जैसा कोई और कर लेते हैं, तो तब की बात डिफरेंट हो जाती है। तो कोई भी टॉपिक हो उसमें आप नए होते हैं या फिर कुछ चीज़ें होती हैं वो डेवलप हो रही होती हैं, जब वो डेवलप हो रही हों तो वो डेवलपमेंट लाजमी तौर पर आपकी दिमागों से घर में इंडिपेंडेंटली गुजरनी चाहिए। वंस गॉन थ्रू फिर कोई टेंशन नहीं होती है। लें जी, एक क्वेश्चन है, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, वो करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है और फिर एक या दो पास पेपर करेंगे। ये जो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन होते हैं स्टडी टेक्स्ट के, ये मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर पास पेपर्स होते हैं। क्या होते हैं जी? ज़्यादातर पास पेपर्स होते हैं। अगर आप ओपन करें स्टडी टेक्स्ट तो आपका ये पेज नंबर होगा ऑप्सो नियर टू 10 10 नंबर चैप्टर 10 नंबर पेज पर ये वाला क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है जी। अब इसके अंदर, इसके नीचे अगर आप देखेंगे 10-11 के ऊपर होगा। मैंने हर चैप्टर का आगाज़ चैप्टर नंबर के साथ 1 से किया हुआ है। पेज नंबरिंग उसकी 1 से ही, हर चैप्टर की पेज नंबरिंग 1 से शुरू होती है। ये नहीं होता कि जी वो पूरा चलता चला जाए, तो जस्ट आपको चैप्टर देखना है, उस चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। तो तरतीब ऐसे है कि जो स्टडी टेक्स्ट है, ICAP की स्टडी टेक्स्ट के नोट्स हैं पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल्स हैं और कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स, उसके बाद आपके आ जाते हैं पास पेपर्स। और कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 3, और यहाँ पे क्या लिख दिया हुआ है, रेफर पास पेपर नंबर 6। कोई डुप्लीकेशन नहीं, लेकिन कंप्लीटनेस इंश्योर हो गई हुई है कि जो से पास पेपर्स हैं वो पास पेपर्स में चले गए, जो उनसे पास पेपर से नहीं है वो कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। ठीक, मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है पास पेपर ही हो। ये कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स, ये यहाँ पर ऐसे लिखी ही होगी टॉप पर कहीं पे, कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स। ये मोस्ट प्रोबेबली चांस ये भी हो सकता है कि ये भी कोई ना कोई पास पेपर हो, लेकिन इसका क्रॉस रेफरेंस मुझे मिला नहीं कि कौन सी अटेम्प्ट का है। हो सकता है कोई 1998 का कोई क्वेश्चन हो, 2006 का कोई क्वेश्चन हो, मुझे ना मिला हो। अव्वल तो मैंने हर किस्म के करके और फिर कुछ मजीद अपने पास से भी क्वेश्चन 2001 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन इस बुक में मौजूद है, और जो मौजूद नहीं है उसके बाद 23 की अटैम्प्ट वो आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगी या हार्ड फॉर्म में मिल जाएगी अलहदा से। मेरे फॉर्मेट पे सॉल्व हुई
आई कैप की नहीं, मेरे फॉर्मेट पे सॉल्व हुई। तो ये जो कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और पास पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। तो इनमें से एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, ये हम आज डिस्कस करने लगे हैं अपनी एप्लीकेशन के तौर पर। लें जी, आ जाएं जी। काट लिमिटेड ऑपरेट समथिंग समथिंग समथिंग। पेपर करने का रूल, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो। क्या है? अपनी आदत आज से बना लें, सबसे पहले क्या करना है? रिक्वायरमेंट पढ़नी है। रिक्वायरमेंट पढ़कर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होगी करना क्या है, अब उसके मुताबिक क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। हम लोग पहले 15 मिनट क्या करते हैं, क्वेश्चन शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं और एंड तक पहुंचते 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 पता क्या होता है, एंड पर रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। जब हम एंड पर रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं तो फिर दोबारा से सवाल लाजमी तौर पर दोबारा से पढ़ना पड़ता है। अब भी 2 दफ़ा पढ़ सकते हैं, 3 दफ़ा पढ़ें, जब तक नहीं समझ लगती क्वेश्चन की पढ़ें, लेकिन सबसे पहली रिक्वायरमेंट। अगली बड़ी मज़ेदार बात यह है, CMA में एग्जामिनर बड़ा अच्छा है, बड़ा फेल करता है ये नहीं कहना, एग्जामिनर बड़ा अच्छा है। अच्छा इस लिहाज से है कि खुद गाइडेंस देता है, पहले स्टेप में ये काम होगा तो ये काम होगा। क्या गाइडेंस देता है? वो उसी तरतीब में रख देता है क्वेश्चन को कि ये वाला काम ए पार्ट होगा तो बी पार्ट होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग FAR 1 के अंदर ऐसा नहीं है। FAR 1 में बाज़ औक़ात आराम से क्या होता है, बी पार्ट पहले हो जाता है, ए पार्ट बाद में हो जाता है। वहाँ का सिनेरियो डिफरेंट है, यहाँ का सिनेरियो डिफरेंट। यहाँ पे बड़ा मज़ेदार सिनेरियो ये है, खुद गाइडेंस देता है, ये वाला काम हो जाएगा तो ये हो जाएगा। हाँ, नहीं कर सकते, खाली बी पार्ट नहीं कर सकते आप। खाली बी पार्ट अगर करना होगा तो भी जो सी चीज़ें यहाँ पर मिसिंग होंगी, जो छुपी हुई होंगी, वो खुद ही अज्यूम करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? खुद अज्यूम करनी पड़ेंगी, फिर हो जाएगा अजम्पशन की बेसिस पर। अब अगला सवाल आप लोग करेंगे, सर अजम्पशन ले लेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ये होगा ना? अजम्पशन ले लेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। बेटा CMA के पेपर में 12 दफ़ा आपको अजम्पशन लेनी पड़ेगी। क्यों? और क्यों लेनी है? वो इस वजह से कि बाज़ औक़ात इंसान ऐसा फंसता है पेपर के अंदर, उसे अगले स्टेप्स का सारा पता होता है लेकिन दरमियान वाले एक स्टेप का मसला आ जाता है। मसलन फॉर एग्जांपल, आपको कल बताया एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ आती है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये आते हैं ना। और ओवरहेड्स में वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड्स अलग-अलग करके आते हैं। अब एक कैलकुलेशन है जिसमें लेबर आपसे कैलकुलेट नहीं हो रही, तो क्या मैं सारी चीज़ें छोड़ दूं? मैं क्या करूंगा, लेबर को अज्यूम करूंगा और बाकी सारा क्वेश्चन परफॉर्म कर दूंगा। मार्क्स कौन से कटेंगे? सिर्फ जो अज्यूम में जितनी वर्किंग है ना, उससे रिलेटेड 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स की वो मार्क्स कटेंगे, बाकी सारे मार्क्स मिल जाएंगे। फेलियर की एक बहुत बड़ी रीज़न स्टूडेंट्स की ये भी है, दरमियान में आए, छूट गया और काम खत्म। अगली फेलियर की रीज़न बहुत बड़ी कि जो सी चीज़ मांगी गई है उसका फॉर्मेट ही नहीं बनाना उन्होंने वर्किंग्स मुख्तलिफ किस्म की करनी शुरू कर देनी है। तो ये तो पल्ले बांध लें, जो सा मर्जी सब्जेक्ट हो, FAR 1 हो, FAR 2 हो, CMA हो, इजी टू पास अगर करना है तो सबसे पहले जो सी रिक्वायरमेंट है उसका फॉर्मेट बना दो, अगर इजी टू पास होना है तो। बहुत सारे लोग डायरेक्ट वर्किंग शुरू करवाते हैं। होता क्या है, वर्किंग के ऊपर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, आंसर करने के काबिल नहीं होते, आंसर को वहां से खींचने के काबिल नहीं होते। तो जो सी रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, उसकी पार्ट बननी चाहिए। अब रिक्वायरमेंट ये है, क्या पता चल रहा है क्या कुछ करना है,
क्या कह रहा है, प्रिपेयर द फॉलोइंग कंट्रोल अकाउंट्स। ये कंट्रोल अकाउंट्स वही वाले हैं, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट और प्रोडक्शन ओवरहेड का कंट्रोल अकाउंट। दरमियान में कौन सा मिसिंग है, पेरोल नहीं मांगा उसने, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं मांगा, जितना मांगा है उतना काम करना है, जरूरत पड़ेगी तो अगला काम करेंगे। तो फिर सबसे पहले क्या हो जाना चाहिए, रॉ मटीरियल, WIP, फिनिश गुड और ओवरहेड के क्या बन जाने चाहिए, टी काउंट बन जाने चाहिए। उनका फॉर्मेट फेंक देना है, बनाए। क्वेश्चन नहीं पढ़ा अभी, क्या ये क्वेश्चन पढ़कर पता चल गया ना क्या करना है। 3 से 4 टी अकाउंट चाहिए हमें, मेरे पास तो फॉर्मेट रेडी है, जो मैंने कल आपको करवाया मैंने उसी के अंदर ही फिट इन कर देनी है चीज़ें। आप ये 3 या 4 टी अकाउंट बनाएं। सिर्फ कल जो वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई हैं मैं वो डिलीट कर दूं ताकि मिक्सिंग ना हो। और दूसरे पेपर में आपने घबराना नहीं है सबसे पहले ना, ये असूल है पेपर पास करने का। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं और नॉलेज को अप्लाई करना सीखना, बस ये 2 काम कर लें, इंशाल्लाह पास, इजी पास है इंशाल्लाह अज़ीज़। इजीली पढ़ा जा रहा है जी। चलिए शुरू करें फिर। अब हमने फॉर्मेट बना लिए 3 से 4। अब हमने क्वेश्चन को पढ़ना शुरू किया। कार्ड लिमिटेड ऑपरेट्स सेपरेट कॉस्ट काउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब क्या है, ये FAR 1 है, ये कॉस्ट काउंटिंग है, ठीक है जी। The following manufacturing and trading statement has been prepared from the financial accounts for the quarter ended। ये जो पीरियड दिया होता है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा पीरियड दिया, क्वार्टर का काम का। क्या कहा, क्वार्टर के बाद कहीं पर एनुअल बोल सकता है, कहीं पर मंथ बोल सकता है। तो ये गौर से पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप अपने पास 2-3 हाइलाइटर रख लें तो और भी अच्छी बात है। पढ़ाई में, पढ़ाई करते हुए रखें, अभी से वैसी प्रैक्टिस करें जैसी पेपर में जाके करना है आप। एज पर माई नॉलेज, या मैंने जो खुद काम किया हुआ है वो यही किया हुआ है। मैं हाईलाइटर रखता था अपने पास, पेपर में भी लेकर जाता था, सिर्फ क्वेश्चन पेपर को हाईलाइट करता था, उसको लिखने की भी जरूरत ऐसा नहीं पड़ती थी कि क्या क्या चीज़ करनी है। आंसर स्क्रिप्ट में बस कुछ ऐसी नहीं हरकत करनी है कि कोई मार्क वगैरह कोई ऐसा आ रहा हो। क्वेश्चन पेपर को आप हाईलाइट कर सकते हैं। और अगर कोई वो छोटा बंदा आपके आसपास फिर रहा होता है, एक होता है छोटा सा बंदा, एक चार्ट अकाउंटेंट होता है, चार्ट अकाउंटेंट वो दूर जाके साइन करके बैठ जाता है, गप्पे लगाते हैं वो आराम से, एंड पर आके तो दरमियान में थोड़े से एक्टिव होते हैं या शुरू में एक्टिव होते हैं, चाय की ब्रेक करते हैं, केक शेक खाते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। बहरहाल वो इंजॉय कर रहे होते हैं वहाँ पे बैठे, और जो बाकी बंदे हैं वो फिर रहे होते हैं। वो जो फिर रहा होता है ना बंदा, वो हो सकता है आपको आके रोके, भाई ये क्या कर रहे हो, आपको लाओ है, नहीं लाओ है, तो जाके चार्ट अकाउंटेंट से पूछ लो लाओ है। तो चार्ट अकाउंटेंट कहेगा कि नहीं लाओ है तो फिर मैं दे दूंगा।
तो चला जाएगा ना, उसने जाके चार्ट अकाउंटेंट से पूछना है डरते मारते ना आपको कुछ कहेगा। बात समझ लग गई है? तो ये वाले काम आपने अपने लिए रखने हैं। ले जी, क्वार्टर आ गई, रॉ मटेरियल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ये आपकी आ गई। जो आपने पढ़ा हुआ है दोनों को जमा कर लें तो अवेलेबल वाली बात, अवेलेबल फॉर यूज। क्लोजिंग स्टॉक लेस किया तो आपके पास क्या आ गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट लेबर ऐड की, प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड किया, तो ये क्या आ गई? प्रोडक्शन कॉस्ट। ये WIP में हमने 3 चीजें ऐड की थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। ठीक है जी, ये सारे ऐड अप करें तो ये हमारे पास इकट्ठे कर दें तो ये बन जाएंगे 205,900। वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग ऐड किया। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि WIP के अंदर क्या चीज़ होती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, ये खर्चे ऐड हुए। इसके अंदर BD इधर लिखा जाता है, CD इधर लिखा जाता है। शायद फिक्रा मैंने बोला हो कल भी, डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट लेस होता है, और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और डेबिट लेस होता है। माजरत के साथ कॉस्ट काउंटिंग पढ़ाते हुए भी मैं जहाँ पर मुझे मदद मिल सकती है ना डेबिट एंड क्रेडिट में, मैं वो ले लेता होता हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि जी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी सी आराम से हो जाती है। ये डेबिट है, ये इसमें ये ऐड होना है, ये लेस होना है, डन। डेबिट, डेबिट और क्रेडिट, तो ये चीज़ें ऐड अप हो गई। ये आपका ओपनिंग स्टॉक ऐड हो गया, क्लोजिंग स्टॉक इसी वजह से क्या हो गया? लेस हो गया। और इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो ये 6000 बन जाता है। ये आउटर कॉलम में आ गया। ये क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। उसके बाद हमें डाटा दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का, कि सेल्स ये थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये बनी, फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक ये है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस वो ये मैंने की है, और क्लोजिंग स्टॉक मैंने ये लेस कर दिया। तो ये मेरे पास बन गया फिनिश गुड का मुकम्मल, और ये मेरे पास बन गई ग्रॉस प्रॉफिट। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस की तो मेरे पास क्या आ गई? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आगे बढ़ता है, कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट काउंट्स, कंट्रोल अकाउंट बैलेंस एज एट 1 जनवरी। कॉस्ट काउंटिंग के मुताबिक ये ओपनिंग स्टॉक आ गया। ये क्या आ गया? ओपनिंग स्टॉक। हमें यहां पर भी कुछ कहा है, बी पार्ट में भी क्या कहा है जी? रिकंसिलेशन बनाओ ग्रॉस प्रॉफिट की एज पर द कॉस्ट अकाउंट्स एंड द फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये दूसरा पार्ट है। अच्छा, अब ये है ओपनिंग स्टॉक 49,500 किसके मुताबिक? कॉस्ट काउंट के मुताबिक। और यहां पर आ रहा है 48,000। डिफरेंस आ गया ना डिफरेंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ और है और कॉस्ट काउंट में कुछ और है। तो ये 3 हमारे पास क्या आ रहे हैं? ये 60,100 है वर्क इन प्रोसेस का, तो 60,100 की बजाय यहां पर आ रहा है 64,000। एक 15,400 है तो 115,400 की बजाय आ रहा है 1,20। ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं। कहता है ट्रांजैक्शन फॉर दी क्वार्टर, शुक्र है यहां पर उसने क्वार्टर ही रखा। कहता है रॉ मटेरियल इशूड, इसकी एंट्री कोई बता दे मुझे, रॉ मटेरियल इशूड की एंट्री क्या होती है? वेल डन, WIP डेबिट। ये आपको एंट्रीज अगर आती हैं ना तो कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। WIP डेबिट और रॉ मटेरियल या मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, डन हो गया जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, इसकी एंट्री क्या होती है?
कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड की एंट्रीज, फिनिश गुड डेबिट और WIP क्रेडिट। क्योंकि आपने ये वाले अकाउंट्स बनाने हैं, आपको टी अकाउंट पता होगा कौन सी चीज़ किधर किधर जानी है, तो आप आराम से कर लेंगे। एंट्री आनी चाहिए फिनिश गुड डेबिट और WIP क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश गुड की इन्वेंट्री क्रेडिट। लॉस ऑफ मटेरियल डैमेज्ड बाय फ्लड, मटेरियल हो गया डैमेज्ड, इंश्योरेंस क्लेम अभी पेंडिंग है, कितने का? 2400 का। अब बात करते हैं लॉसेस की थोड़ी सी। लॉस हो जाए, लॉस अगर मटेरियल का हो, एक मटेरियल का हो सकता है, एक फिनिश गुड का कह सकते हैं हो सकता है, ऐसे ही है जी। लॉस एक मटेरियल कह लें और एक कह लें फिनिश गुड। मटेरियल कितनी किस्म का पड़ा? एक डायरेक्ट और एक डायरेक्ट किधर जाता है? WIP में, और इनडायरेक्ट FOH में जाता है। अब मटेरियल लॉस हो गया तो इसके आगे जाने के सिर्फ दो रास्ते हैं, दो जगहों पे ये जा सकता है। कहां पे? दो जगहों पर। तो अब अगर लॉस हो गया तो इसको कहां पर ले जाना चाहिए? शुड इट बी ओवर हेयर और शुड इट बी ओवर हेयर? इससे अगला स्टेप दो ही है। क्या बोल रहा हूं जी मैं? मटेरियल के इससे अगले स्टेप दो ही हैं, या ये किधर जाता है WIP में, या ये किधर जाता है FOH। कहां पर चला जाए लॉस? चले, एक मटेरियल पड़ा जाया हो गया, क्या शर्ट्स का बन जाएगा? क्या ये डायरेक्ट मटेरियल फिर कंसिडर होना चाहिए? इसको फिर क्या कर लेंगे आप? इनडायरेक्ट मटेरियल का तस्वुर करेंगे और कहेंगे कि लॉस हो गया। जैसे मेंटेनेंस है, कुछ भी हो गई, तो फिर ये किधर चला जाना चाहिए? ये FOH में चला जाना चाहिए। किधर चला जाना चाहिए? FOH में। इसकी एंट्री फिर क्या बन जाएगी? FOH डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। अगर लॉस किसी भी किस्म का हो, नॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस हो, रॉ मटेरियल का लॉस जो भी होगा वो किधर जाएगा? FOH में चला जाएगा एज इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया? बात समझ लग गई? अच्छा, अब इधर आ जाते हैं फिनिश गुड। अगर फिनिश गुड लॉस हो जाए तो फिनिश गुड पड़ी पड़ी जल जाए या फिनिश गुड पड़ी पड़ी खराब हो जाए। इन्वेंट्री पड़ी हुई है ना हमने, इन्वेंट्री बचपन में इन्वेंट्री थोड़ी थोड़ी सी पड़ी हुई है। बचपन से मुरादा है पिछले लेवल पर PRC में। अब इन्वेंट्री अगर जल जाती है तो ये हो जाएगा एक हिसाब से एबनॉर्मल लॉस। क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस। और अगर ये वैसे पड़ी पड़ी खराब हो जाती है तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड है, एक्सपायर हो गई, नॉर्मल लॉस। डन। अब इससे अगले स्टेप्स कौन कौन से हैं? एक है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां पे जाती है अल्टीमेटली? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। और दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि इससे अगला स्टेप डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में ले जाए। कहां पे ले जाए? एक है कॉस्ट ऑफ सेल्स रूट होके जाए और दूसरी क्या ऑप्शन है? डायरेक्टली चली जाए। ये इससे अगले स्टेप की कहानी है आगे। इससे अगले स्टेप में जाएगा तो जो सौकी बन रही होगी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बन रही होगी, वो सेल होगी लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। अगर लॉस होके इधर जाएगा तो अल्टीमेटली यहां से होके यहां पे आएगा, और अगर डायरेक्टली जाएगा तो फिर इसके बाद आता है GP ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद आ जाएगा आपका एक अदद एक्सपेंस एज एन एबनॉर्मल लॉस। बात समझ लग गई जी? बात क्लियर है?
ये कौन सा आएगा, सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड का। रॉ मटेरियल का यहां पर नहीं लाना। रॉ मटेरियल कहां पे जाएगा, रॉ मटेरियल कहां पे जाएगा, FOH में। अब FOH में अगर डिफरेंस आएगा भी तो उसका एक हल हमने कल पढ़ा था, वो क्या था, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। ठीक, अंडर ओवर एब्जॉर्ब भी दो तरीके से डील होता है, एक है कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाना और एक वो भी डायरेक्टली लैंड करता है प्रॉफिट एंड लॉस में जीपी के बाद। ठीक, नॉर्मली कहां पे जाना होता है, अंडर ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और अगर एग्जामिनर लिख दे तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जीपी के बाद। बात समझ लग गई। तो यहां पर अगर ज्यादा भी चीज आ जाएगी, मटेरियल लॉस होके आ गया, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एडजस्ट खुद ब खुद हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में सही चीज चली जाएगी, मैच हो जाएगा। होप सो यू गॉट द पॉइंट। ठीक है जी, मसला तो कोई नहीं। चलें जी, अब आगे हमारा लॉस की, लॉस ऑफ मटेरियल है, क्या चीज है जी, मटेरियल है, फिनिश गुड की नहीं बात हो रही। तो फिर इसकी एंट्री फिर क्या होगी, FOH डेबिट, FOH डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। ले जी, एंट्रीज भी हो गई। अच्छा जी, नोशनल रेंट ऑफ 4000, आगे क्या लिखा हुआ है, आ गया ना वो वाला मसला। काम कितने अरसे का कर रहे हैं, क्वार्टर का, तो ये क्वार्टर फिर कितने बनेगा, पक्की बात है, क्वार्टर का रेंट कितना बनेगा, ऊपर सारा काम क्वार्टर के हिसाब से है ना, तो फिर कितना बनना चाहिए, 12000 पर क्वार्टर बनना चाहिए। तो फिर इसको यहीं पर अपने पास क्वेश्चन पेपर पर लिख लो या फिर सेपरेटली कर लो, पर क्वार्टर होगा ये। पेपर के लिए अपने पास ना लेड पेंसिल भी रखें। क्या रखें, लेड पेंसिल, जिससे नजर नहीं आता। ये क्यों मना करते हैं लिखने से, बताएं जरा। एक तो पेपर के ऊपर अपना CRN नंबर लिख दें। क्या लिख दें, अपना CRN नंबर लिख दें कि मेरा CRN नंबर ये है, ये मेरा क्वेश्चन पेपर है। रीजन ये है इसके ऊपर लिखने की, क्या इस क्वेश्चन पेपर को आराम से उठाकर इसके ऊपर लिख के पीछे वाले को दिया जा सकता है या आगे वाले को दिया जा सकता है, चीटिंग करवाई जा सकती है। तो चीटिंग से रोकने के लिए ये है, आप CRN नंबर लिख देंगे। एक पहला कॉन्फिडेंस एग्जामिनर को आ जाएगा, इसने बच्चे ने CRN नंबर लिखा हुआ है। दूसरा कॉन्फिडेंस, आप लेड पेंसिल से लिखे रहे होंगे तो आप ऐसे उठाकर भी कुछ पढ़ेंगे तो नजर नहीं आएगा दूसरे को, और अगर कोई एग्जामिनर गुजर रहा होगा तो इंशाल्लाह उसे भी नजर नहीं आएगा। थोड़ी सी दो नंबरियां भी सीख लेनी चाहिए ना इस किस्म की, जो अपने फायदे की हो, पेपर के फायदे की हो। माजरत, मुझे ऐसी बातें करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिकली मैं खुद ये वाले काम करता रहा हूँ और हो जाते हैं। हाईलाइटर तो कोई रोकता नहीं है, मुझे तो नहीं कभी किसी ने रोका। लिखने से मैं भी परहेज़ करता था, मेरा वैसे ही काम हाईलाइटिंग से ही हो जाता था। जब मैंने ये हाईलाइट कर लिया है तो मुझे पता है पेपर के अंदर कि यहाँ पर मसला, क्यों भाई, यहाँ पे मसला क्वेश्चन में मौजूद है। A notional rent of 12000 has been charged in the cost accounts। ये रेंट कहाँ पे जाना होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाना होता है। बिल्कुल, वेल डन, सादा सी कहानी। FOH डेबिट, क्रेडिट कैश हो या पेएबल हो, हमें उससे गर्ज नहीं है। प्रोडक्शन ओवरहेड वाज एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 185% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब एब्जॉर्ब की एंट्री भी हमें आती है, वो क्या है, एब्जॉर्ब की एंट्री। अब देख लिया ना, गाले आगे नहीं पढ़ाना। ये तो अंडर एब्जॉर्ब की आ गई।
जो आपने बताई है बेटा, खाली एब्जॉर्ब की एंट्री, WIP डेबिट और FOH क्रेडिट। एंट्री आनी चाहिए, एंट्री आती होगी तो ये वाला सवाल तो बाएं हाथ की खेला, आप तो कहेंगे यार इस तरह से ही आ जाए, सन मुझे लग जाए। बाकी जो सा भी चैप्टर आपको आता होगा ना, आप कहेंगे बस ये वाला आ जाए, और जो सा नहीं आता होगा आपकी दुआएं होंगी कि ये ना ही आए तो अच्छी बात है। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द पीरियड इज शोन एज 238,970। ये प्रॉफिट दे दिया उसने, किस लिए दे दिया? रिकंसिलेशन करनी है हमें, इस 238 को मैच करना है किससे? 230 से। ये हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब हमने करना क्या है? रिक्वायरमेंट के मुताबिक कितने टी काउंट्स हैं? मटेरियल, WIP, फिनिश गुड और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये चार तो कम से कम बनने ही बनने। कोई पांचवा छठा वर्किंग के तौर पे बने तो बने। शुरू कॉस्ट काउंटिंग का काम कहाँ से शुरू होता है? मेजरली यहाँ से शुरू होता है। घबराए बगैर टी काउंट का फॉर्मेट बना के जो सी एंट्री जिस जिस जगह पर जानी चाहिए ना, वहां पर जस्ट प्लेस कर दें। आपका आधे से ज़्यादा सवाल हो जाएगा। क्या कर दें? जो सी एंट्री जिस जिस जगह पर जानी चाहिए वहां पर रखकर प्लेस कर दें, आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं, एब्जॉर्ब का मतलब है प्रोडक्ट का पार्ट कितना बनाया आपने। मैंने कल एग्जांपल दी थी, गालबन बजटेड थे 5 लाख, आई थिंक सो। ये वाला काम तो बड़ा आसान है हो गया। मेरा ख्याल है मैं ना इसी के ऊपर करवा दिया करूँ आपको, इसका PDF दे दिया करूँ आपको। क्या ख्याल है? इसका PDF भी दे दिया करूँ, पूरी क्लास का PDF आपके पास आ जाएगा। डन? अच्छा जी, तो कल मैंने यहाँ पर मिसाल दी थी। सबसे पहले हमने बजटेड किए थे 5 लाख के गालिबन, जो मुझे याद पड़ता है। बजटेड एक रेट बनाया था हमने, पता नहीं 250 बना था, 300 बना था, क्या ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये बजट कितना किया था बेटा? 5 लाख। और फिर एब्जॉर्ब इसके मुताबिक बना था एक अदद रेट। अब जितनी यूनिट्स बनते जाते हैं वो प्रोडक्ट का पार्ट हम बनाते जाते हैं। पहले दिन 10 यूनिट्स बने तो 10 ज़रब 250 की एंट्री हम पास कर देंगे और FOH को क्रेडिट कर देंगे और WIP को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। जैसे जैसे डेली बेसिस पर जो जो चीज़ें बनती जा रही हैं उनकी एंट्री को ट्रांसफ़र करते जाएंगे, और पूरे महीने की एंट्री या पूरे साल की एंट्री या पूरे क्वार्टर की एंट्री टोटल हो जाएगी। ठीक है? और फिर एंड पर, महीने के एंड पर या साल के एंड पर या 6 महीने के एंड पर या क्वार्टर के एंड पर, जितने अरसे बाद भी हमने एक चीज़ को रखा हुआ है, हमने कंपेयर करना है। नॉर्मली मंथली बेसिस पर हम क्या करेंगे? अंडर ओवर एब्जॉर्ब की एंट्री बनाएंगे। वो अंडर ओवर की बेसिस के ऊपर हम दोबारा से अगले महीने के लिए एस्टीमेट कर लेते हैं कि कितने बजटेड होने चाहिए। नया रेट भी बना सकते हैं, पूरे साल के लिए भी ये स्पैन हो सकता है। गॉट द पॉइंट जी? चलो, तो बजटेड और एब्जॉर्ब में फ़र्क है। ये तो कल की कहानी आ गई और अब आ गए हम वापस आज की कहानी पर। टाइम कितना हो गया है? ठीक है, टाइम थोड़ा सा ही रह गया। ले जी, शुरू करते हैं जी। रॉ मटेरियल का ओपनिंग आ रहा था 49,500। हम ये उठाएंगे और ओपनिंग में जाकर लिख देंगे, BD बना देंगे 49,500, 60,100, 115, 400, 49,500, 60,100। BD 49,500 मटेरियल का, WIP का 60,100 और फिनिश गुड का कितना था? 115, 400।
लेना। डन हो गया जी, कहानी ओपनिंग की लिखी गई। अब हमने जो कॉस्ट काउंटिंग का डाटा है वो एंट्री वाइज बस लिखते चले जाना है, हमें बाद में पता चलेगा इसका सिरा कहाँ पर है। वो जो आप लोगों ने सुना हुआ है ना, सीनियर से शायद सुना हो कि सीएमए में सिरा नहीं मिलता क्वेश्चन का, वो इसीलिए नहीं मिलता कि जो सी चीज़ अवेलेबल है उसको चीज़ को लिखते नहीं है, जब वो लिख लेंगे तो चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। लें जी, अगर मैं ज़बानी सोचता रहूँ ना कि कौन सी चीज़ इसके बाद ओपनिंग के बाद परचेजेस कहाँ से आनी है, ये कहाँ से आना है, वो कहाँ से आना है, नहीं मिलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ट्रांजैक्शन फॉर द क्वार्टर, मटेरियल इशूड, एंट्री पता है ना, WIP डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। 104,800 आप इसको उठाएंगे और इसकी एंट्री लिख देंगे 104,800 की, और डबल इफेक्ट लिखना है आपने, अनलेस एंड अनटिल के उसका अकाउंट ही एक हो। 104,800 यहाँ पर आ जाएगा आपका, इस जगह पर 104,800 इधर भी आ जाएगा और 104,800 इधर भी आ जाएगा। ये दो जगह पे लिखा गया एंट्री के हिसाब से, WIP डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। उससे अगली एंट्री क्या थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस 222,500, फिनिश गुड डेबिट WIP क्रेडिट 222,500, 222,500 ये दो जगहों पे लिखनी है आपने। 222,500 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 222,500। ये हमने दो जगहों पे लिख दी, एक WIP के अकाउंट में क्रेडिट कर दी और फिनिश गुड के अकाउंट में डेबिट कर दी। उसके बाद आप बड़े अगली इंफॉर्मेशन आपने देखी, अगली इंफॉर्मेशन क्या थी, कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 212,100 इतने की चीजें बिक गई हैं। एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट 212,100। आपने कहा अच्छा, अब आपकी रिक्वायरमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं था, नहीं आपने फॉर्मेट बनाया हुआ है, नहीं आपको ज़रूरत है, अब ये एक दफ़ा लिखा जाएगा 212,100, ये भी लिखा गया। नेक्स्ट है जी लॉस ऑफ मटेरियल डैमेज्ड। एंट्री हमें पता है मटेरियल, यहां पे हमने पढ़ा मटेरियल्स डैमेज हुए हैं, यहीं पर मैं इसी क्वेश्चन को उठाऊं और फिनिश को डैमेज लिख दूं, क्वेश्चन कहीं से कहीं चला जाएगा, सिर्फ एक वर्ड के चेंज से। देखने में सेम क्वेश्चन लग रहा होगा, एक वर्ड चेंज होगा, एंट्री कुछ और हो जाएगी। तो लिहाजा एंट्री को गौर से पढ़ना है। मटेरियल क्रेडिट 2400 और FOH डेबिट 2400, 2400 का लॉस, मटेरियल क्रेडिट और FOH डेबिट। यहाँ पर जगह ही नहीं बची है, ये मटेरियल अकाउंट आ रहा है 2400, यहाँ पर लिख देते हैं हम। डन हो गया। नेक्स्ट नोशनल रेंट 12,000, 4,000 पर मंथ, 3 महीने का 12,000। FOH डेबिट एंड पेएबल या एक्सपेंस क्रेडिट, FOH में डेबिट होना है 12,000, FOH डेबिट, कैश या व्हाट्सएवर क्रेडिट।
प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 185% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। ये डायरेक्ट वेजेस कहां से लेकर आए? क्या हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? ले सकते हैं, ऑब्वियसली ले सकते हैं। वेजेस अगर उसने अलहदा से नहीं बताई, इसका मतलब है इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। 40,200 डायरेक्ट लेबर, ये कहाँ पे जानी चाहिए? 2 जगहों पे जाएगी। पेरोल अकाउंट नहीं मांगा हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि डायरेक्ट वेजेस बननी नहीं है। कितनी थी बेटा? 40,200 थी। 40,200 यहाँ पर आ जाएगी WIP के अकाउंट में 40,200, ये 40,200। और मुझे एब्जॉर्ब करने का कहा है 185% ऑफ दिस। एक और तरीकाकार होता है एब्जॉर्प्शन का। एक तरीकाकार था कि हमें पर यूनिट एक रेट दिया हो और हमें नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस दिए हो। एक तरीकाकार है कि किसी भी वैल्यू से रिलेशन बनाकर दे दिया जाए। ये एक रिलेशन है कि लेबर की कॉस्ट का 185% एब्जॉर्ब हुआ। जस्ट इंफॉर्मेशन है। यही इंफॉर्मेशन इससे लिंक करके भी हो सकती थी, यही इंफॉर्मेशन किसी भी और वैल्यू से भी लिंक करके हो सकती थी। तो जौन सी भी वैल्यू से लिंक करके उसने दिया है, हमने वो वाली वैल्यू बना देनी है। तो 40,200 को 185% से मल्टीप्लाई कर दें, 1.85। ओ यस, कैलकुलेटर भूल गए करना। 74370 74,370 WIP क्रेडिट डेबिट और FOH क्रेडिट 74,370। ठीक हो क्या जी? जो जैसे उसने कहा हमने वैसे कर देना है, कोई नई चीज नहीं करनी है। एब्जॉर्ब का है, बस एब्जॉर्ब की एंट्री लिख देनी है कि इस हिसाब से एब्जॉर्ब किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। और क्या कहा है? आगे सिर्फ प्रॉफिट की बात की गई है, 238,970। इसका मतलब है मैं अब कुछ कुछ क्लोजिंग कर सकता हूं। मुझे एनालाइज करना है कुछ कुछ चीजें कि मैंने कौन कौन सी चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पिक करनी है। ये भी एनालाइज अब अपने टी अकाउंट आप देखें, ये देखें कौन सा क्लोज हो सकता है। मेरी तरफ इधर नहीं देखना। क्या मटेरियल हो सकता है? कैसे क्लोज होगा? सेम रहेगी। यस, वेल डन, सही जगह पे पहुंच गए। यहाँ पर एक आनी है परचेजेस। ये परचेजेस आएगी तो सीडी बन जाएगा। मीन्स यहाँ पर सारी चीज़ें पूरी हैं, इसकी परवाह नहीं करनी है। इनडायरेक्ट मटेरियल आज भी नहीं होता कि मौजूद हो। ठीक, अगर मटेरियल इशू हो रहा है दैट्स ओके। यहाँ पर जब तक चीज़ नहीं आएगी ये क्लोज नहीं हो सकता। सो यू नीड दिस। तो ये आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से उठा कर ले आएंगे। कहाँ पर से मिलेगा? परचेजेस चाहिए अब आपको,
क्या चाहिए, परचेजेस चाहिए। ये हमारे पास परचेजेस ये मौजूद है 108,800 108,800 परचेजेस थी। यहाँ पर आ गई 108,800। अब अगर आप घबराए बगैर जस्ट चीज़ें लिखते जाएं ना, तो तब आपको सिरे भी मिलेंगे, तब आपको सारी चीज़ें भी मिलेंगी कि अब आपको करना क्या है। लेकिन अगर आप पहले से बैठ के सोचना शुरू कर देंगे मैंने सवाल करना है तो कैसे करना है, फिर कुछ भी नहीं होना। फिर उन्हीं बच्चों की तरह ही आपका कोई भी सवाल मुकम्मल उस तरीके से नहीं हो पाएगा। सीरी अब आप बैलेंसिंग निकाल सकते हैं, सीरी बना लें, अब आपका ये वाला काम मुकम्मल हो जाएगा। 51100। अब अगला देखें, अगला कौन सा अकाउंट जल्दी कंप्लीट हो सकता है। हमने ये नहीं देखना कि पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है, आपने ये देखना है जल्दी क्लोज कौन सा हो सकता है कि इसमें सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। क्या WIP के अंदर ओपनिंग है, क्या इसमें मटेरियल आ गया, लेबर आ गई, FOH आ गया, तो 3 चीज़ें मस्ट हैं, और इससे फिनिश गुड बन गई, ये चीज़ आ गई, तो इसका मतलब है ये आराम से क्लोज हो सकता है। यू कैन वर्क इट आउट इट्स क्लोजिंग। आपने एक क्लोजिंग निकाल दिया 51,100, दूसरा क्लोजिंग अब आप निकाल सकते हैं WIP का 56970। ये दूसरी चीज़ भी आपकी मुकम्मल हो गई 56970। अगला अकाउंट क्या फिनिश गुड भी मुकम्मल हो सकता है, ओपनिंग भी आ रहा है, कितना मैन्युफैक्चर किया, कितना सेल किया, यू कैन वर्क आउट द क्लोजिंग आल्सो। 125,400 लें जी, ये भी मुकम्मल हो गया। और कौन सा कहा हुआ था, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अच्छा जी, क्या प्रोडक्शन ओवरहेड्स मुकम्मल है या नहीं है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये वाली साइड बिगर है, ये वाली साइड शॉर्ट है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंदर अंडर ओवर एब्जॉर्ब भी आता है। अब इसका ये मतलब तो है नहीं कि हम चुप करके जो डिफरेंस है उठा के या चलो ये अंडर ओवर एब्जॉर्ब होगा, ऐसे होना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ढूंढें, हाँ सोचा जा सकता है, सोचा जा सकता है, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए हमें तो। चलें देख लें, मुझे तो कोई इशू नहीं है। $60,900 नज़र आ रहे हैं, 60,900 नज़र आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि 60,900 में रेंट शामिल है कि नहीं है, पता नहीं, पॉसिबल है नहीं भी है। क्योंकि वो उसने कॉस्ट अकाउंट्स को जो चार्ज कर दिया, तो फिर मे बी क्या लिखा हुआ है, पर मंथ हैज बीन चार्ज इन द कॉस्ट अकाउंट्स, इन द कॉस्ट अकाउंट्स। हाँ इतना चार्ज किया था, तो अब ये कन्फ्यूजन वाली कहानी है 60,900 की। समझो पेपर में इस चीज़ से परेशान नहीं होना। क्या 3 अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, बताएं जी। मार्क्स कितने होंगे इस क्वेश्चन के, से 15 मार्क्स हैं, से 15 मार्क्स हैं, जिसमें से 4 अकाउंट बनाने हैं, 4 में से 3 बन चुके हैं, 1 बाकी है। कितने मार्क्स होंगे एक के, या राउंड ऑफ कर लेते हैं, 12 मार्क्स ले लेते हैं इसके। 4 अकाउंट्स के 12 मार्क्स हैं, हर एक का कितने कितने मार्क्स हुए, 3-3 मार्क्स हुए। 3 अकाउंट्स बन चुके हैं तो मीन्स 9 मार्क्स ले चुके हुए हैं, बाकी 3 का मसला रह गया ना।
तो पेपर पास करने में ये टेंशन नहीं लेते होते। हमें सिर्फ नॉलेज नहीं सीखना, हमें पेपर की टेक्निक सीखनी है साथ। पेपर की असल में टेक्निक्स का बहुत फुकदान है। नॉलेज आ जाता है, जहां से मर्जी पढ़ लें, जो सा मर्जी पढ़ा दे, कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलता ही है। ये तो नहीं कि कुछ ना कुछ नॉलेज नहीं मिलता। हमें साथ साथ क्या चीज सीखनी है, पेपर की टेक्निक सीखनी है। अब आपके जहन में आया 60,900, चुप करके आंखें बंद करो, लिख दो। क्या करो? चुप करके आंखें बंद करो और लिख दो। लेट्स डू इट। चेक करते हैं क्या होता है, क्या हो जाएगा, ज्यादा क्या हो जाएगा, हल्का सा गलत हो जाएगा ना। अभी तजर्बे करते हैं। आपने कहा उधर से है, लेट्स डू इट। 60,900 मैं लिखता हूं, चेक करते हैं क्या होता है। यहां पर मैंने फर्ज करें 60,900 एज पर वो लिख दिया, 60,900 ये मैंने लिख दिया, ये फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ व्हाट शुड आई डू? अब क्वेश्चन में क्या है, हाउ टू वर्क आउट द अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड। होता क्या है अंडर ओवर? एक्चुअल और एब्जॉर्ब। क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है? इफेक्ट कहां पे जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है या नहीं है? क्वेश्चन से पूछें कि आपके पास क्या क्या कुछ है। कॉस्ट काउंटिंग की कॉस्ट ऑफ सेल्स है, किधर है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2/12 की गिवन की हुई है, 2/12 की गिवन की हुई है। ऐसी कॉस्ट जो चीजें बेची हैं, ये वो वाली है जो एंट्री वाली है। अंडर ओवर उसके अलावा होता है, ये तो एंट्री वाली है ना, जो सी चीजें बेच दी आपने, जो बनी है उसकी एंट्री है। अंडर ओवर इसके अलावा एंट्री होती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और एफओएच क्रेडिट भी हो सकती है, और एफओएच डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। क्या मेरे पास एज पर कॉस्ट काउंटिंग प्रॉफिट है? प्रॉफिट है। अगर मेरे पास ये प्रॉफिट है और ऊपर भी ग्रॉस प्रॉफिट ही दिया हुआ है, तो क्या मैं सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कर दूं तो प्रॉफिट ही आता है? 238,970, 238,970। और सेल की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद है किधर किधर? 4,40,000। क्या इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं ले लूं 4,40,000, तो क्या मेरे पास फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी एक्चुअल वाली, जो 100 की में लिखी गई होगी? कितनी आई? 201,030। ये वाली असल है। क्या है? ये वाली असल है। अब एक हिसाब से मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बना देना चाहिए अंडर ओवर फाइंड करने के लिए, या डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो मैं ये वाली वैल्यू को लेकर जाने लगा हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट में एज अ वर्किंग, कि ये हो गई मेरी वर्किंग। 201 कितना था? 20, 10, 30। ये असल में आई हुई है। और 212,100 यहां से आई हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? अंडर ओवर एब्जॉर्ब कितना हुआ फिर? वन 110 यहां पर आएगा ना, फिर 11070 ये हुआ ना, और तो कुछ नहीं आना यहां पे। ये क्रेडिट होगा तो फिर एफओएच क्या होगा? डेबिट होगा। टी अकाउंट बनाने का फायदा ये है।
आप मैनुअली कर रहे हो, मीन स्टेटमेंट फॉर्म में कर रहे हो, तो फिर ये बड़ा मसला पेश आता है, अब करूं तो क्या करूं, डेबिट करूं क्रेडिट करूं। तो ये क्रेडिट हुआ तो इसका मतलब है दूसरा क्या होगा, डेबिट हुआ, और ये ओवर एब्जॉर्ब हुआ है 11,070। तो यहां पर आना चाहिए 11,070। अब देख के बताएं कि क्या अकाउंट बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, या हमने ये कोई वैल्यू गलत लिख दी है। सर हमने यहाँ से क्यों नहीं ओवर एब्जॉर्ब निकाले? जी बेटा, इस यानी एक्चुअल से 60,900 और 74,370 यहाँ से करके क्यों नहीं हमने किया? चेक करो बनता है कुछ, अभी मैं बताऊंगा ना। एक डॉज वाली चीजें भी होती हैं, कुछ होती हैं पेपर में, क्या होती हैं जी, डॉज वाली चीजें मौजूद होती हैं। 12,000 मोस्ट प्रोबेबली जो रेंट का था वो इसमें शामिल होगा। क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रेंट नहीं लिखा होगा? क्या लिखा होगा ना, मोस्ट प्रोबेबली 60,900 में 12,000 शामिल होगा, ठीक। और ये एफओएच एज अ बैलेंसिंग अमाउंट आएंगे, क्या आएंगे, एज अ बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएंगे। या ये 60,900 में 12,000 लेस करके जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली 12,000 का डिफरेंस शायद आ जाएगा आपका, 12 का एग्जैक्ट डिफरेंस है ना। तो इसका मतलब है 60,900 में ये 12,000 शामिल है, ठीक। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी वही होगा। तो ये 12,000 लिख दिया, इसका मतलब है आप 60,900 में से 12,000 लेस करके बैलेंसिंग लिख दो, वो भी एज अ कैश आ जाएगा। ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ आ गया, और मुझे 60,900 या लिखना है या 12,000 लिखना है, इन दोनों में से कोई एक लिखना है। अब 12,000 एक चीज़ लिखी हुई है तो मैं इसको एज अ बैलेंसिंग अमाउंट कर देता हूँ। बैलेंसिंग 60,900 में से 12,000 लेस करके कितनी वैल्यू बन जाती है, या ओवरऑल बैलेंस क्या बन जाता है, 60,900 से 12 माइनस करके 48,900 48,900। अब क्या बैलेंस्ड है, बैलेंस है या नहीं है? तो ये असल में ये एक डॉज था, क्या था जी, और इस किस्म के डॉज अक्सर आपको मिलेंगे। ये डॉज देने से एग्जामिनर घबराता नहीं है, ये उसका पुराना वतीरा है। टाइम हो गया हमारा 1:15, और इसके बाद कोई क्लास है आप लोगों की, कोई क्लास है? 5-7 मिनट और ले लूँ, ठीक है, क्योंकि अब रिकंसिलिएशन सारा काम हो जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। ए पार्ट हमारा हो गया। फर्ज करें ये नहीं होता तो क्या बी पार्ट छोड़ दूं? नहीं, अब चांसेस यही हैं कि जी अब हमारा काम हो गया होगा, बी पार्ट से रिलेटेड चांसेस यही हैं, ये वाला काम नहीं भी होता तो बी पार्ट हो सकता है। अच्छा जी, क्या कहा है उसने, रिकॉन्सिलेशन करो। कोई बीआरएस सीखी हुई है, कोई पुराना तरीकाकार कोई चीज़ सिखाओ ना, तो फिर ज़रा अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो सकती है। या फिर मैंने पहले से कोई ना कोई तरीकाकार आपको सिखा दिया होता तो फिर मैं उसका रेफरेंस देता। अब जो रिकॉन्सिलेशन अभी तक आपने इससे पिछले लेवल पर सीखी हुई है, वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट सीखी हुई है, यू कैन से। तो मैं उस रेफरेंस से आपको लाके चीजें समझाने लगा हूं, ठीक। बीआरएस कैश बुक में अनप्रेजेंटेड ऐड करते हैं, अनक्रेडिटेड लेस करते थे, तो आप बैंक स्टेटमेंट पे पहुंच जाते थे। इज इट सो? ऐसे ही किया करते थे या इसके उलट किया करते थे? एक ही ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है। बैंक स्टेटमेंट से शुरू कर लो, अनक्रेडिटेड ऐड कर दो, अनप्रेजेंटेड लेस कर दो, कैश बुक पे पहुंच जाओ, दो ही वे आउट से। अच्छा, कैश बुक जो है इसमें अनप्रेजेंटेड यहां पर लिखे जाते थे और अनक्रेडिटेड यहां पे लिखे जाते थे। बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट, जो बैंक स्टेटमेंट में टिक नहीं हुआ वो
पेंडिंग रह जाता था। इसी तरह से जब चेक हमने इशू किए हुए हैं वो यहाँ पर पेंडिंग रह जाते थे। ये सिचुएशन हुआ करती थी। डिफरेंस दूर कैसे हो सकता है? डिफरेंस दूर कैसे हो सकता है दोनों का, कैश बुक का और इनका? अमाउंट से ज्यूम कर देता हूं कहते हैं तो कैश बुक का बैलेंस है 5,000, 500, 300। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना आ रहा होगा? 5500 माइनस 300, 5200 मोस्ट प्रोबेबली आ रहा होगा। आप लोग क्या करते थे, 5,000 ये लिया, इसमें अनप्रेजेंटेड ऐड किए, अनक्रेडिटेड लेस किए और आप पहुंच गए बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पर। ऐसे किया करते थे। अब ये जनरली लॉजिक क्या है इसकी? वंस अगेन डेबिट एंड क्रेडिट की सूरत में ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस रिजॉल्व तब हो जाते या तो मैं इनको रिवर्स कर देता। क्या कर देता? रिवर्स कर देता, तो डिफरेंस खत्म हो जाना था। या दूसरी साइड पर जाके लिखे जाते तो भी डिफरेंस खत्म हो जाना था। डन। इसकी नेचर क्या होती है? इसकी नेचर क्या होती है? डेबिट। डेबिट में डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है? अगर ये डिफरेंस रिजॉल्व करना है इसका मतलब है नोशनली मुझे रिवर्स करने हैं। जो सी चीज लिखनी है, जो चीज लिखी हुई है क्रेडिट में, इसको नोशनली क्या करना है? रिवर्स करना है। तो मैं डेबिट कर दूंगा तो ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा जो लिखा हुआ। डेबिट में डेबिट क्या होता है? ऐड होता है। और ये जो लिखा हुआ है इसको क्या कर दूंगा? रिवर्स करते हुए क्रेडिट कर दूंगा, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है? लेस होता है। तो ये आ गई इसकी लॉजिक, पहली चीज। ये एक रिकंसिलिएशन की लॉजिक थोड़ी सी मैंने आपको बता दी। अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट्स, सेल की नेचर क्या होती है बेटा? क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स की, क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है? लेस होता है। ये इसकी लॉजिक आ गई। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की तीन चीजें, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेजेस की नेचर, डेबिट में डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है? लेस होता है। यहां से ये पता चला कि ओपनिंग स्टॉक की नेचर क्या होती है और क्लोजिंग स्टॉक की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है। 5,000 सेल है, ओपनिंग स्टॉक कर लेते हैं 1,000, परचेजेस हमने कर दी 6,000, क्लोजिंग स्टॉक हमने कर दिया 2,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी बनेगी? 6 और 1 7 7। ये तो काम गड़बड़ हो गया, ये तो काम गड़बड़ हो गया। अब बताएं, 6 और 1 7,000 में से 2 गए 5,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स 5,000 आया, मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? 10,000 आ गया। अब अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दूं तो क्या होगा? 1,000, 6,000, क्लोजिंग स्टॉक में कर दूं 3,000। अब बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स फिर क्या हो जाएगी? 6 और 7 7 में से 3 गए, बाकी 4,000 और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 11,000। बढ़ गया ना। क्लोजिंग स्टॉक की नेचर क्या है? क्रेडिट। प्रॉफिट की नेचर क्या है? प्रॉफिट की नेचर क्या है? ये डेबिट एंड क्रेडिट की कहानी में समझाने लगा हूं मैं। क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? ऐड होता है। ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है। तो ये क्रेडिट बढ़ा दूंगा तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्रेडिट कम कर दूंगा तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां पे ओपनिंग स्टॉक चेंज कर दूं 15,000
ओपनिंग स्टॉक मैं कर देता हूँ 500, 6000, 3000। अब क्या बनता है जी? 3500। प्रॉफिट 10,000 नहीं यार, 6,500। ओपनिंग ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। 11,500 और ये 3500, ठीक है, ऐसे ही है। ओपनिंग स्टॉक की नेचर क्या है? डेबिट। 500 के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है 11,500, ये मजीद डेबिट बढ़ा है। क्या हुआ जी? क्या हुआ? 500 से इधर आऊं तो क्या हुआ? डेबिट बढ़ा है, तो मींस डेबिट के बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। और डेबिट कम हो गया मींस एक हिसाब से क्रेडिट हो गया, प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। बात लॉजिक समझ लग गई? इसका मतलब है ये जो ओपनिंग होते हैं और क्लोजिंग होते हैं, इनका बड़ा किरदार होता है प्रॉफिट्स के अंदर। और जब भी प्रॉफिट की रिकंसिलेशन होती है, ये दो चीजें काम करती हैं। क्या करती हैं? ये दो चीजें काम करती हैं। और जो सी चीज के मुताबिक एक स्टॉक बना होगा, एक प्रॉफिट बना होगा, उसको क्या कर देंगे हम? रिवर्स कर देंगे। अब रिकंसिलेशन बनानी है मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, और पहुंचना कहां पर हमें? कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट 2,30,000 और कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट 2,38,970। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसका मतलब है ये अगर प्रॉफिट लिया हुआ था, ये अगर स्टॉक लिया हुआ था, तो अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो क्या करूंगा? ये प्रॉफिट में बढ़ाने में किरदार अदा किया इसने जी, इसको प्रॉफिट को बढ़ाने में किरदार अदा किया। तो अब मैं क्या कर दूंगा? इसे लेस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं लेस कर दूंगा। इसका मतलब है मैंने जहां से शुरू किया वहां से इसको, इसके क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दूंगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। और ओपनिंग स्टॉक ने प्रॉफिट को कम करने में किरदार अदा किया है, इसको क्या कर दूंगा? मैं ऐड कर दूंगा। प्लस ओपनिंग स्टॉक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डन? लॉजिक समझ लग गई? अब मुझे पहुंचना दूसरी जगह पर, कॉस्ट काउंटिंग पर। तो फिर कॉस्ट काउंटिंग के अंदर मैं वही वाली काम जो कर दूंगा जो होना चाहिए, अब इसका रिवर्सल हो जाएगा। प्लस कर दूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट काउंटिंग का, और माइनस कर दूंगा ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट काउंटिंग का। जो ऊपर काम किया उसका रिवर्सल हो जाएगी। ये बस आपने जब भी कभी रिकंसिलेशन कर रहे हो प्रॉफिट्स की, यही लॉजिक इस्तेमाल होनी है। क्या होनी है? यही लॉजिक इस्तेमाल होनी है, कोई नई लॉजिक इस्तेमाल नहीं होनी। ले जी, अब हमें ढूंढना है क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लोजिंग स्टॉक किधर किधर है? मैं जस्ट एक दफा हाईलाइट करने लगा हूं, फिर आपने मुझे बता देना है। 52,000, 58,000 क्लोजिंग स्टॉक ले रहे हैं, और 121,900। 52, 58, 152 प्लस 58 प्लस 119 या 121, 121,900, 121,900। ये साइन में पहले से लगा देता हूं। और ओपनिंग स्टॉक भी आपने लिखने हैं। ओपनिंग स्टॉक किधर किधर आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक आ रहा है 48, 64 और 120। 48, 64 और 120। ये +1 है। 231,900 232 ये लिखा गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या हमारे पास ओपनिंग स्टॉक मौजूद है क्वेश्चन में ही डायरेक्टली?
ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट काउंटिंग कितना है जी 49.5 60.1 49.5 60.1 जमा 115.4 2,25,000। अब मैं सवाल जो मैंने पहले बात की थी आपको, बेटा बी पार्ट हो ही नहीं सकता ए पार्ट किए बगैर। अब क्या बी ए पार्ट से नहीं आ रहा, क्या बी पार्ट भी ना किया जाए? बी पार्ट की ये लॉजिक्स में कौन सी चीज डिपेंडेंट है ए पार्ट के? सिर्फ और सिर्फ ये, बाकी सब क्वेश्चन से मिल रहा है। बाकी सब क्या मिल रहा है? अब अगर एक बच्चा जिसको ए पार्ट नहीं आता वो बी पार्ट में फॉर्मेट भी नहीं बनाता और फॉर्मेट में उठा के आसान चीजें भी नहीं लिखता, तो काम क्या हो गया? गड़बड़ हो गया ना। ये भी चीज पता है, ये चीजें भी पता है, ये बैलेंसिंग आ जाएगा और ठीक आ जाएगा अगर सही तरीके से लिख दे तो। चलें, कॉस्ट काउंटिंग के मुताबिक क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ के लिख लेते हैं बस, और उम्मीद है कि जी हमारा स्टॉक मैच कर जाएगा अगर आपने कैलकुलेशन सही की हुई तो। 51,100, 56,970 और एक 25,400। 51,100, 56,970, 125,400। 233 470। 233,470। चेक करें क्या ये वाले सारे करके ये बैलेंस बनता है कि नहीं बनता। फिर आपके टोटल में कोई मसला है, कोई 500 का टोटल गलत करता है तुसी, या मैंने ये फिनिश गुड का जो क्रेडिट बैलेंस है ना वो 400 से कम है। फिनिश गुड आप लोगों ने टोटल लगवाए हैं 125,400 है, 125,800 आना चाहिए। हाँ यहाँ पर गलत लिखा गया हुआ ना जी, 125,800 आना चाहिए। 125,800 हुआ तो 400 उधर से भी करेंगे तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। 125 ये यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 870 और ये क्या हो जाएगा, मैच हो गया। तो ये लाजमी तौर पे दोबारा से कीजिएगा। ये रिकन्सिलिएशन अक्सर जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स की जाती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, यही रहना है, फॉर्मेट यही रहना है, लॉजिक यही रहनी है, इसी तरीके से ही लॉजिक रहनी है, कोई चेंज नहीं होनी है, क्योंकि लॉजिक कभी चेंज नहीं होती है। होमवर्क क्या करेंगे, होमवर्क नंबर 1 क्लास वर्क क्वेश्चन, ये है कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 2 पेज 10-11 पर। एक है पास पेपर नंबर 2 है, आई थिंक सो आज़ाद के नाम से, पेज 10-2 होगा आई थिंक सो आज़ाद के नाम से, या 3 होगा। फोर भी हो सकता है। यावर है,
ये है जनाब 5वां नंबर है शायद आज़ाद, 5 नंबर आ रहा है। जी मिस्टर 5 पेपर नंबर 5 है आज़ाद के नाम से, पेज 10-23। बस ये कर लें कम से कम, ये हमारे स्टार्ट में अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए इतना काफ़ी है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता इस चैप्टर के अंदर 2 सिस्टम्स हैं, एक इंटीग्रेटेड और एक इंटरलॉकिंग। जो पहले 3-4 सवाल हैं वो इंटीग्रेटेड गई हैं, तो वो आप आराम से करते रहें, जिसे कहते हैं ना थोड़ी थोड़े से। मैं कल से इंशाल्लाह नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पहुंच जाऊंगा। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।